हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो। और आज हम बात करेंगे एसडीएस हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में, जिनकी लीडरशिप में सीरिया को एक नई पॉलिटिकल डायरेक्शन मिली। जुलानी की लीडरशिप में एसडीएस के फाइटर ने पहले अलेप्पो पर कब्जा किया और फिर हमा और होम्स में भी अपनी ताकत दिखाई। इन सक्सेस के बाद जुलानी के फाइटर ने दमिश्क में कदम रखा और बशर अल असद की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। सीरिया के इस ऐतिहासिक पल में असद गवर्नमेंट सिर्फ 2 हफ्तों में ही गिर गई और असद को रूस भागना पड़ा। इस तरह 50 सालों से गवर्नमेंट में बैठे असद परिवार की गवर्नमेंट खत्म हो गई और अब अबू मोहम्मद अल जुलानी का नाम सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। अगर हम जुलानी के बैकग्राउंड की बात करें तो पहले एक जिहादी लीडर के तौर पर पहचाने जाते थे और आईएसआई चीफ अबू बकर अल बगदादी के करीबी थे। लेकिन वक्त के साथ जुलानी ने अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिटिक्स को बदला और खुद को सीरिया का एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल लीडर बना दिया। आज के इस वीडियो में हम सीरिया की रेवोल्यूशन को डिटेल से समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि सीरिया की हिस्ट्री कैसे बदली और जुलानी ने अपनी पहचान कैसे बनाई। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि असद अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं बचा पाए और अमेरिका का रोल इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या था। इसके अलावा तुर्की और ईरान के कदम सीरिया के फ्यूचर पर क्या असर डाल सकते हैं ये भी जानेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, इस साल रिपोर्ट में बताया गया कि सीरिया मिडिल ईस्ट में मिलिट्री पावर में 8वें नंबर पर आता है। सीरिया के पास तोप, गोला बारूद, मिसाइल, फाइटर जेट, नेवल फोर्स और करीब 5 लाख सैनिक हैं। लेकिन फिर भी केवल 2 हफ्तों में ही सीरिया की सेना ने हथियार डाल दिए, या यूं कहें कि एसडीएस हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को हथियार सौंप दिए और अपनी वर्दी उतारकर सादा कपड़े पहन लिए। उन्होंने लड़ाई नहीं की क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन के रीजन से सीरिया में गरीबी बढ़ती जा रही थी। सीरिया के पास तेल होने के बावजूद उसका कोई खरीदार नहीं था। सीरिया की इकोनॉमी पूरी तरह टूट चुकी थी और सैनिकों को सैलरी के तौर पे 15 से $60 तक मिल रहे थे, जिससे उनको खुद का पेट नहीं पड़ रहा था। सैनिकों के परिवार भुखमरी की कगार पे थे। हालांकि यही सेना 2016 में रेबल्स को हराने में सफल रही थी, लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले अमेरिका ने सीरिया की इकोनॉमी को कमजोर किया, फिर रूस को यूक्रेन के संकट में उलझा दिया, जिस रीजन रूस ने कई लड़ाकू विमानों को सीरिया से वापस बुला लिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह को इसराइल से उलझा दिया और असद गवर्नमेंट का सपोर्ट लगभग खत्म हो गया। इसके बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी ने आसानी से सीरिया की गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लिया। पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें सीरिया की हिस्ट्री को देखना होगा। सीरिया की हिस्ट्री एंशिएंट अरब सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। 7वीं सदी में मुस्लिम सेनाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और दमिश्क को अपनी कैपिटल बना लिया। फिर 1516 में ऑटोमन एम्पायर ने सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यहाँ राज किया। फिर 1918 में फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1946 में सफरी अल क्वातली की लीडरशिप में सीरिया को फ्रीडम मिली। सीरिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी पॉलिटिक्स में लगभग उथल पुथल जारी रही और 1949 में 3 सैन्य तख्ता पलट हुए और जनरल हुसैन अल जाइन ने खुद को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर किया, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें हटा दिया गया। फिर आदिब सीसाकाली ने 1984 तक तानाशाही स्थापित की और 1970 में हफीज अल असद ने बाथ पार्टी के भीतर कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर गवर्नमेंट पे कब्जा किया। 30 साल तक उन्होंने सीरिया पर रूल किया। असद की गवर्नमेंट के दौर में अलवी और सुन्नी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया और मुस्लिम ब्रदरहुड ने प्रोटेस्ट का रूप लिया। 1982 में हमा में हुए नरसंहार ने हजारों लोगों की जान ली, लेकिन असद ने सुन्नी ट्रेडर और पावरफुल लोगों को सपोर्ट देकर अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया। साल 2000 में हफीज अल असद के इंतकाल के बाद उनके बेटे बशर अल असद ने प्रेसिडेंट का पद संभाला और सुधार का वादा किया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का एंड नहीं कर सके और सीरिया आज भी पॉलिटिक्स के संकट में जूझ रहा है। तब बशर अल असद की गवर्नमेंट और सीरिया की सिचुएशन क्या थी? जब बशर अल असद 2000 में सीरिया के प्रेसिडेंट बने तो उनकी छवि एक युवा और मॉडर्न लीडर के रूप में बनी, जो देश के अंदर फैले करप्शन का एंड करने का और इकोनॉमी सुधार करने का वादा कर रहे थे।
हालांकि 2005 में उनकी छवि में बदलाव आने लगा। लोग डिसअपॉइंट होने लगे क्योंकि ना तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदली और ना ही करप्शन में कोई कमी आई और ना ही गवर्नमेंट की कठोर पॉलिसीज में कोई राहत मिली। उनके पिता का छाया अब उनके ऊपर से हट गया था और जो नई पीढ़ी आई वे डरने के बजाय अपने राइट की मांग करने लगी। लोगों ने महसूस किया कि गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर उनकी प्रॉब्लम्स के प्रति असंवेदनशील हैं। इस दौरान 2003 में इराक वॉर के बाद अमेरिका ने सीरिया पर आरोप लगाया कि असद गवर्नमेंट ने अमेरिका के दुश्मनों का साथ दिया और उन्हें पनाह दी। इसके चलते अमेरिका ने सीरिया पर बैन लगा दिया और उसे मिडिल ईस्ट में एकांत में धकेल दिया। सीरिया का गोलन हाइट्स इसराइल के कब्जे में था और इससे सीरिया के लिए अमेरिका का सहयोग प्राप्त करना और भी मुश्किल हो गया। बशर अल असद ने लेबनान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और 2005 तक सीरिया ने लेबनान पर अपना असर बनाए रखा। लेकिन जब लेबनान की क्रांति के बाद प्रधानमंत्री रफ़ी हरीरी की हत्या हुई तो सीरिया को अमेरिका के दबाव में अपनी सेना लेबनान से हटानी पड़ी, जो कि 29 साल तक वहीं तैनात थी। इन सभी घटनाओं के बीच बशर अल असद ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। हालांकि देश में खराब पॉलिटिक्स और बैन के रीजन से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, जिससे जनता असंतुष्ट थी। असद गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की लहर तेज हो गई। 2006 से 2010 तक सीरिया में भीषण सूखा पड़ा, जिस रीजन से देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। इसके बाद 2011 में मई के महीने में दार एस सलाम में कुछ युवाओं ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन असद गवर्नमेंट ने युवाओं को न केवल अरेस्ट किया बल्कि उन्हें टॉर्चर भी किया, जिससे सैकड़ों युवाओं की मौत हुई। इन प्रोटेस्टकारियों को असद गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह कुचला और नौजवानों को पकड़कर उनकी पूरी तरीके से पिटाई की गई, जिससे गुस्से की लहर और बढ़ गई। अब मामला सिर्फ सीरिया में असद के खिलाफ उठ रहे प्रोटेस्ट का नहीं था, बल्कि ये एक आम कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। अमेरिका ने सीरिया के रेबल्स को हथियार देना शुरू किए, लेकिन इधर इराक में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद एक नया खतरा सामने आया। इराक में बेरोजगार सुन्नी लड़कों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ISI, और देखते देखते ISI ने सीरिया में अपने कदम जमा लिए। ISI ने सीरिया के राका शहर को अपनी कैपिटल बना लिया और शरिया कानून लागू किया। इसके बाद आतंक फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुनिया भर में धमाके किए, जिससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई। आखिरकार अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर ISI के खिलाफ अभियान शुरू किए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस जो असद गवर्नमेंट की सपोर्ट करती है और अमेरिका जो असद के खिलाफ थी, दोनों ने ही मिलकर दुश्मन ISI के खिलाफ मिलकर अभियान किए। 2017 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में से अपनी सेना को हटा लिया, ये कहते हुए कि ISI अब कमज़ोर हो चुका है। लेकिन क्या ये सच था या अमेरिका का असल इरादा कुछ और था? सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका हर हालत में असद की गवर्नमेंट का खात्मा करना चाहता था। इसके पीछे के रीजंस और पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है और इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। असद गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को दबाया और ये जल्द ही एक सस्त्र कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। वहीं अमेरिका ने सीरिया के रेबल्स को सपोर्ट देना शुरू किया, लेकिन फिर कुछ नए खतरे सामने आए। इराक में पहले से ही ISI ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और पूरी दुनिया में आतंक फैलाने लगे। सीरिया की सिचुएशन और भी खराब हो गई क्योंकि रूस और अमेरिका ने डिफरेंट साइड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रूस असद गवर्नमेंट को समर्थन दे रहा था, जबकि अमेरिका रेबल्स का साथ दे रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक नई दिशा पकड़ ली और यह साबित हुआ कि सीरिया की पॉलिटिक्स की सिचुएशन महज रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल पावर की जंग बन गई है। अमेरिका ने अपने तेल हितों और इजराइल की सुरक्षा के लिए सीरिया में अपनी छवि बनाए रखी। वहीं असद गवर्नमेंट को सपोर्ट देकर रूस और ईरान ने असद गवर्नमेंट को मजबूत किया। अब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट के नए रूप सामने आए। सीरिया में असद गवर्नमेंट की मुश्किल और बढ़ गई और अमेरिका का ध्यान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे केंद्रित हो गया। अमेरिका पॉलिसीज लगातार बदल रहा है और अब सीरिया के अंदर इस बदलाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये कहानी सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट और उसके इन्फ्लुएंस को लेकर और इंटरेस्टिंग करने को सामने लाती है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सीरिया में असद गवर्नमेंट गिरने के बाद एक नाम अचानक से बहुत पॉपुलर हुआ। ये नाम इतना तेज़ी से पॉपुलर हुआ कि आज हम सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये शख्स है कौन। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स का असली नाम अहमद अल सारा है। उसका परिवार सीरिया के गोलन हाइट्स से ताल्लुक़ रखता है,
लेकिन उसका जन्म सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हुआ था। उसके पिता सऊदी अरब में एक ऑयल इंजीनियर की पोस्ट पर थे। यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ। फिर उसका जीवन सीरिया के दमिश्क शहर में बीता। जुलानी ने ये सारी बातें 2021 के एक इंटरव्यू में बताई। हालांकि उसके जन्म की तारीख को लेकर विवाद छिड़ा था। जिलानी ने सबसे पहले इराक में अलकायदा से जुड़कर अपना सफ़र शुरू किया, जो बाद में ISI इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक में बदल गया। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक में अपनी दखलंदाजी शुरू की और 2005 में जुलानी को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ और जिहादी लीडरों से हुई, जिसमें से एक का नाम था अबू बकर अल बगदादी, जो बाद में ISI का चीफ बना। 2011 में बगदादी ने जुलानी को सीरिया भेजा और जुलानी ने अल नुस्र नाम का समूह बनाया। ये समूह ISI से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि इसकी फंडिंग दरअसल बगदादी कर रहा है। 2013 में बगदादी ने एक बड़ा ऐलान किया कि वे ISI और अल नुस्र को मिलाकर एक बड़ा ताकतवर संगठन बनाएंगे, लेकिन जिलानी ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज़ किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका समूह ISI का हिस्सा बने। उसने अलकायदा की सीरिया शाखा बनाने का प्रस्ताव रखा और ये मान भी लिया, लेकिन इस फैसले का ज़्यादा फायदा जुलानी को नहीं हुआ। 2017 में उन्होंने अपने समूह को अलकायदा से अलग कर लिया और उसका नाम STS हयात तहरीर अल शाम रखा। अब जुलानी ने इडलिब और नॉर्थ वेस्ट सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। तब 2017 में उन्होंने सीरियन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों को एजुकेशन, हेल्थ एंड शरिया लॉ के तहत गवर्नमेंट बेहतर बनाना था। जब 2023 में सीरिया में भूकंप आया, तब जुलानी ने अफेक्टेड एरिया का दौरा किया और रिलीफ ऑपरेशन का इंस्पेक्शन किया। हालांकि इस दौरान उसके खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई करी गई। 2023 के एंड तक STS ने सीरिया के मेजर हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि वे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे, रूस और अमेरिका से कोई टकराव नहीं करेंगे। लेकिन ट्रम्प ने पोस्ट में लिखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का नहीं है और इसे खुद ही सुलझने दिया जाए। अब रूस, तुर्की और ईरान के लिए एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये तीनों देश अब अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे या सीरिया के लिए उनकी सिचुएशन और कमज़ोर हो जाएगी? आखिरकार ये सवाल सीरिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीनों देशों की योजना क्या हो सकती है, आइए जानें। कुछ साल पहले रूस अपनी एयरफोर्स की ताकत दिखाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को सीरिया में बुलाया करता था, लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि सीरिया से लेकर मेडिटेरियन सी तक रूस विमान उड़ाने का सोच ही नहीं सकता। अब ये तय नहीं है कि विमान कहाँ लैंड करेंगे। रूस ने असद गवर्नमेंट को 9 साल तक पूरी मदद की। बदले में असद गवर्नमेंट ने रूस को हमा एयरपोर्ट और तोतस का नेवल एयरपोर्ट 49 सालों के लिए लीज पर दिया। अब ये सारे समझौते किस हालत में हैं, ये तो कोई नहीं जानता। रूस ने असद को पनाह दी है, लेकिन अब एक खबर और भी सामने आ रही है कि रूस जुलानी के ग्रुप STS के साथ बातचीत कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रूस किसी भी नई गवर्नमेंट के साथ समझौता कर सकता है, लेकिन यूक्रेन में उलझे होने के रीज़न से ये कहना कि रूस पूरी तरह से सीरिया में वापसी करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। अब बात करें टर्की की, तो टर्की नहीं चाहता कि सीरिया में कोई अमेरिकी सपोर्टेड गवर्नमेंट रहे। इसका रीज़न ये है कि अमेरिका कुर्दिश लड़ाकों को सपोर्ट देता है जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। यह मांग टर्की के हिस्से में आ रही ज़मीन पर है और टर्की इसे किसी हालत में मंजूर नहीं करेगा। टर्की इन लड़ाकों से कई बार भिड़ा है, लेकिन ये अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं। इसलिए टर्की असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है ताकि कुर्दिस्तान की मांग ना उठे। वहीं ईरान ने भी सीरिया की असद गवर्नमेंट की मदद के लिए हिजबुल्लाह की फ़ौज को भेजा। ईरान का असद गवर्नमेंट से गहरा रिश्ता है क्योंकि असद शिया मुस्लिम है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन तीनों देशों का हौसला टूट चुका है। तो ये था एक ब्रीफ वीडियो जिसमें मैंने सीरिया के रेवोल्यूशन और वहाँ के हालातों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।